अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडिया की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसे आरएफपी कहा जाता है। ये अनाउंसमेंट की गई है इंडिया के अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ईएमसीए के लिए। एमका के लिए जो बड़ी अनाउंसमेंट आप कह लें या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू कर दिया गया है, ये बुनियादी तौर पर एक पैनिक में इंडियन मिलिट्री प्लस इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो कर रही है, क्योंकि प्रेशर इस वक्त मल्टीपल डायमेंशन से इंडिया पर। एलसीए तेजस जो बनाना था उसके इंजन नहीं मिल पा रहे यूएस से, और जो कम्पीट वो करना चाह रहे थे चाइना से, उस कंपटीशन को तो दूर की बात, अब वो पाकिस्तान से भी कम्पीट करने की सिचुएशन में नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान को J-35 इस साल के एंड में या अगले साल के शुरू में मिलने जा रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रिसेंटली चाइना के दौरे से होकर आए हैं, और पाकिस्तान के एयर चीफ भी रिसेंटली मई के सेकंड हाफ में ही तुर्किया के दौरे पर गए हुए थे। तो इस प्रेशर के चलते इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पुश किया गया है डीआरडीओ को और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए को कि वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अनाउंस करें। इसके तहत जो 3 बिडर्स या 3 कंपनीज शॉर्टलिस्ट की गई थी उनका टेक्निकल एनालिसिस किया जाए और फिर जल्द से जल्द एएमसी एयरक्राफ्ट को डेवलपमेंट में लेकर आया जाए, ताकि कम से कम 2035 तक तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट कर सके। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंटेंस स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की शॉर्टेज को फेस कर रही है। अब ये सिचुएशन अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी और मजीद एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट नहीं करती, तो आने वाले वक्त में सिचुएशन यहां तक हो सकती है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी जो 29 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस हैं, ये हो सकता है आने वाले वक्त में 20 रह जाएं, अगर मजीद एयरक्राफ्ट आने वाले 5-6 सालों तक इंडक्ट नहीं होते और चीजें इसी तरह कागजी कार्रवाई में चलती रहती हैं। अब डीआरडीओ ने अंडर प्रेशर आकर ये एक स्टेप तो अनाउंस कर दिया है, और ऑब्वियसली वो सारे का सारा प्रेशर बिल्ड हो रहा है चाइना के 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो डेवलपमेंट फेजेस में है, और पाकिस्तान की 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स की प्रोक्योरमेंट को लेकर। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको वो तमाम फेजेस बताऊंगा जब आप कोई एयरक्राफ्ट नया खरीद रहे होते हैं या आप कोई नया एयरक्राफ्ट बनाने लगते हैं, तो उसके लिए ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये इस तरह के तमाम मराहिल क्या होते हैं, यहां से एक मुल्क किस तरह गुजरता है और फिर किस तरह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है। सेम यही प्रोसीजर पाकिस्तान भी फॉलो करता है, सेम यही प्रोसीजर इंडिया भी फॉलो करता है, चाइना भी और दुनिया का हर मुल्क भी। सबसे पहले तो बेसिकली रिक्वायरमेंट गैप को देखा जाता है। सबसे पहले आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है किसी भी मुल्क की, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, उनकी वजारत दिफा बैठती है, वो अपने उस रिक्वायरमेंट गैप को देखती है कि भाई अच्छा, हमें अपनी मिलिट्री में ये चीज चाहिए, यहाँ इस चीज का गैप है, और इतने सालों के अंदर या इतने टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये कैपेबिलिटी इंडक्ट करनी है। इनिशियली तो आप ये सुन के वैसे हैरान हो जाएंगे कि 2023 में इसका इनिशियल डिजाइन क्लियर कर लिया था इंडिया ने, और शुरू में ये सोचा जा रहा था कि 2025 तक या 2024 तक इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप रोल आउट कर दिया जाएगा। अभी की जो सिचुएशन है वो ये है कि जी 2027 में इसको रोल आउट किया जाएगा और 2028 या 2027 के एंड में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी। तो यहां से आपको समझ आएगी कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी पैनिक में अब क्यों है, क्योंकि गैप वो ऑलरेडी एक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। फिर इसके बाद उस मुल्क की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बैठती है, जिसे पाकिस्तान में आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह देते हैं। इंडिया में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, और उसी के अंडर या उसी से मुल्हक्का होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। पाकिस्तान में बेसिकली ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, फिर जो तीनों सर्विसेज के चीफ हैं, फिर चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, ये सब बैठकर उस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का हिस्सा होते हैं। और इंडिया में भी सेम ऑलमोस्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये आपस में बैठ के इनिशियल बातचीत करते हैं, उस कैपेबिलिटी गैप पर बातचीत की जाती है कि हमें कितने टाइम फ्रेम में ये चाहिए और इसका आगे किस तरह प्रोसीजर हमने तय करना है। अब जब ये इनिशियल गवर्नमेंट लेवल पर चीजें हो जाती तो उसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया जाता है। अब लेट्स सपोज इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या डीआरडीओ की किसी फैसिलिटी में जाता है और वहां लेटर ऑफ इंटेंट साइन करता है एमका एयरक्राफ्ट के लिए। लेटर ऑफ इंटेंट बेसिकली एक इनफॉर्मल या नॉन बाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट होता है, ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन इसमें गवर्नमेंट नीम सरकारी तौर पर यह कह देती है कि हमें ये कैपेबिलिटी चाहिए और इस चीज को एक्वायर करने के लिए हम एक बिड अनाउंस करेंगे। तो उससे मुतलका जो कंपनीज होती है उन्हें एक हिंट मिल जाता है कि अच्छा भाई ये चीज गवर्नमेंट खरीदना चाहती है। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान एयरफोर्स लेटर ऑफ इंटेंट साइन करती है कि जी 50 JF-17 ब्लॉक 3 चाहिए, और फिर उस पर आगे काम शुरू होता है। फिर उसके बाद मरहला आता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन RFI का। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अगेन आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग बैठते हैं और मार्केट ऑप्शंस पर गौर किया जाता है, उनकी कॉस्ट पर गौर किया जाता है, उनकी लॉजिस्टिक्स, सेंसर्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप कितना फंड दे सकते हैं, ये तमाम चीजें तय की जाती हैं। ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन होता है। इसके बाद टेक्निकल फेज स्टार्ट होता है। टेक्निकल फेज में आप अपनी एक रिक्वायरमेंट्स का ड्राफ्ट बना लेते हैं। अब एमका का एक इनिशियल
इनिशियल ड्राफ्ट बना हुआ है कि ये 25 टन का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा मीडियम कैटेगरी का, 7000 किलोग्राम का इसका फ्यूल पेलोड होगा और इसका जो वेपन पेलोड होगा वो ऑलमोस्ट 8000 केजी या उससे कुछ ज्यादा होगा। इसमें इंटरनल बेस होंगी प्लस एक्सटर्नली वेपन्स कैरी कर सकेगा। मतलब इस तरह का जो इनिशियल टेक्निकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट और क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट वो यहां दे दी जाती है। फिर उसके बाद आता है RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो रिसेंटली एमका के लिए अनाउंस किया गया है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या होता है कि आप उससे पहले कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि भाई ये 4-5 कंपनीज हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाना है, PFX को बनाना है। तो पाकिस्तान शॉर्टलिस्ट कर चुका होगा नेस्टैप को, गिड्स को या पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को। ये मैं आपको एक फर्जी तौर पर बता रहा हूं। फिर उस पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अनाउंस किया जाएगा। एमका के लिए भी 3 बिडर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम्स, फिर लार्सन एंड टर्बो कंसोर्शियम जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ उन्होंने बॉन्डिंग की हुई है, एंड थर्ड है भारत फोर्ज कंसोर्शियम, इसमें दूसरी भी कुछ कंपनीज हैं। तो ये 3 ग्रुप्स हैं और ये तारीख में पहली दफा है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इंडिया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को किक आउट कर दिया है। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है क्योंकि HAL की परफॉर्मेंस इंतहाई ज्यादा पुअर रही है पूरे के पूरे तेजस प्रोग्राम में भी। RFI में ये जितने भी बिडर्स होते हैं ये बेसिकली अपनी टेक्निकल रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, अपने ऑफसेट क्लॉजेज, फिर उसके बाद इनके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, ये कितने बजट में इनिशियल प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं, ये कितने बजट में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट कैरी आउट कर सकते हैं, ये तमाम A to Z डिटेल्स लिखकर गवर्नमेंट को भेजते हैं। फिर उस पर मुतलका अदारे बैठते हैं, यानी कि एमका के कॉन्टेक्स्ट में बैठेगी ADA, उसके बाद DRDO और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स। जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो उन्हें एवेल्युएट किया जाता है। शुरू में टेक्निकल एवेल्युएशन आती है कि भाई इनमें से जो सबसे कम कीमत में आपको अच्छी क्वांटिटी या अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दे सकता है उसके तमाम पैरामीटर्स को देखा जाता है और अल्टीमेटली उसे विनर करार दे दिया जाता है इस पूरे बिड का, और फिर उस कंपनी को ठेका दिया जाएगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट बनाना है। अब लेट्स सपोज यहां अगर टाटा एडवांस सिस्टम्स ये जीत जाता है, फर्जी तौर पर मैं बात कर रहा हूं, शायद इसके चांसेस भी हैं क्योंकि टाटा मोदी का बहुत करीबी यार है ऑब्वियसली। तो अगर टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा एडवांस सिस्टम्स ये बिड जीत जाते हैं तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ऑफिशियली कहा जाएगा कि भाई AMC एयरक्राफ्ट आपने पाकिस्तान के J-35 और चाइनीज जो J-35 और J-20 हैं उनके मुकाबले में बनाना है, ये आपके पास टाइमलाइन है। फिर उसके प्रोटोटाइप को बनाना स्टार्ट किया जाएगा, यहां से फिर डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होता है। प्रोटोटाइप के बाद आपके फील्ड ट्रायल्स होते हैं, फिर आप और प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उनके भी अगेन फील्ड ट्रायल्स होते हैं। अगर प्रोटोटाइप्स में आपने चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस की जाती हैं। अल्टीमेटली कई सालों की रिगोरस टेस्टिंग के बाद जब एयरफोर्स सर्टिफाई कर देती है कि इसके पास इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस का सर्टिफिकेट भी आ चुका है और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि FOC का भी, फिर उसे एयरफोर्स इंडक्ट करती है। अब AMC एयरक्राफ्ट के लिए अगर ये तमाम मराहिल को देखा जाए तो कम से कम इसमें अभी आने वाले 7 से 8 साल लगेंगे। ये मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं अगर चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं। इंडिया जो माजी में डिलेज कर चुका है वो डिलेज नहीं होते तो, अदरवाइज ये चीज हो सकता है AMCA 2034 में भी इंडक्ट ना हो, उससे भी ज्यादा डिले हो जाए। तो इसी वजह से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अनाउंस किया गया है ताकि जल्द से जल्द किसी को विनर करार देकर AMCA के फर्स्ट प्रोटोटाइप पर काम करवाया जाए, क्योंकि AMCA का प्रोजेक्ट 2010 में अनाउंस किया गया था। आज 16 साल हो चुके हैं, तब भी ये ऑन पेपर था, अभी तक ये ऑन पेपर है और 2023 में ही इसका इनिशियल डिजाइन वगैरह सब क्लियर कर लिया गया था कि इसका डिजाइन किस तरह का बनाना है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जो इंडिया अपनी इनकम्पिटेंसी की वजह से फेस कर रहा है। अब बेशक वो इस पर पाकिस्तान के J-35 पर चीखें या रोएं, लेकिन उनका रोना यहाँ समझ भी आता है, बिकॉज अगर आज उनका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इतना लेट हुआ है तो उसके पीछे उनकी अपनी बेवकूफियां हैं। अब मैं यहाँ आपको मिसाल दूं, 2017 में पाकिस्तान ने जब प्रोजेक्ट अजम लॉन्च किया था तो पाकिस्तान ने तभी असेस कर लिया कि ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, पाकिस्तान अकेला ये तमाम टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने इसे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने मेल UCAVs भी खुद बनाए, हेल UCAVs भी खुद बनाए, लेकिन नेस्टैप के थ्रू। अगर आप हर चीज पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के सर डाल देते तो वो कभी भी नहीं होनी थी। अब PAC को पता है कि उन्होंने नेस्टैप के साथ मिलकर PFX बनाना है तो वो उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरह नेस्टैप और गिड्स को अगर पता है कि उन्होंने एक मेल और हेल UCAV बनाना है तो उन्होंने शाहपुर 2 और शाहपुर 3 की सूरत में वो बनाए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान अगर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज ना करता और इंडिया की तरह ही सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए लगा रहता कि भाई देखें हम खुद से बनाएंगे, हम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर भारत ब्ला ब्ला ब्ला, तो आज शायद पाकिस्तान भी मेल UCAV तो दूर की बात, हमारे पास नॉर्मल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स भी ना होते। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।